हेलो क्लास टेंथर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जियोग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो बच्चे जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं कि आई एम जस्ट समीर एंड आई डील विद द एसएसटी ऑफ क्लास 9th एंड 10th। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जियोग्राफी को आसान बनाना है तो मुझे पता है कि क्लास 10th की जो जियोग्राफी है बहुत ही लेंदी है, लेकिन अगर इस जियोग्राफी को अगर एक सिंपल नोट्स के साथ अगर आप स्टडी करते हो, सिंपल नोट्स के साथ अगर पढ़ते हो, तब इस जियोग्राफी को आसान बनाया जा सकता है। और क्लास 10th की जियोग्राफी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 आपको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है। अगर चैप्टर 2 की बात कर लिया जाए तो चैप्टर 2 आपको है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है। इफ़ वी कैन टॉक अबाउट द चैप्टर 3 तो डैट इज वाटर रिसोर्सेस। देन चैप्टर 4 तो एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर चैप्टर 5 की अगर बात कर लिया जाए तो डैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तब आप क्या देख रहे हो कि क्लास 10th की जियोग्राफी में जो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो वैसे में चैप्टर 1 से ही रिसोर्सेज की शुरुआत की गई है। फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके साथ साथ लैंड रिसोर्स और सॉइल रिसोर्स को भी कवर किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही रिसोर्स के बेसिक डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है, ताकि अगले 4 चैप्टर में भी जो है ये बेसिक डिफिनेशन आपके लिए यूजफुल हो, आपको काम दे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पर रिसोर्स को डिफाइन किया गया है। व्हाट आर रिसोर्सेस? व्हाट आर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस क्या है? तो क्या बोला गया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। बोला गया कि इन्वायरमेंट में जो भी वस्तुएं या जो भी चीज़ें अवेलेबल है, क्या बोला गया कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें या जो भी वस्तुएं अवेलेबल है और हमारे नीड्स को क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो, सेटिस्फाइड कर रहा हो, तब आप उसको रिसोर्स कह सकते हो। तो ये तो बेसिक डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन क्या है? बेसिक डिफिनेशन है जो क्लास 8 में भी बताया गया था। ठीक है, पर यहाँ पर इस डिफिनेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाया गया है, और स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लगाए गए हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो क्या हो? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू उस तक पहुँच सके। लाइक कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि इस डिजिटल बोर्ड को बनाया जाए। ओके, देन क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए। ठीक है, कि सपोज कि एक मार्कर को अगर हम बना रहे हैं और मार्कर का अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है, तो उस 20 रुपीज़ के मार्कर का जो मार्केट वैल्यू होना चाहिए, वो मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए? 25 रुपीज़। ये हुआ इकोनॉमिकली फिजिबल। ये क्या हुआ? इकोनॉमिकली फिजिबल हुआ। एंड देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारा कल्चर भी उस चीज़ को क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो, तब आप उस चीज़ को रिसोर्स कह सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से डिफिनेशन को देखते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और जो हमारे नीड्स को पूरा कर रहा हो, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो देन दैट थिंग्स विल बी टर्न बाय द रिसोर्सेस। तब आप उस चीज़ को आप रिसोर्स कह सकते हो। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात कर लिया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक और एबायोटिक हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अगर बात कर लिया जाए तो इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है और इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओके, देन फोर्थ बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है एंड देन रिजर्व रिसोर्स है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस। ओके, ये है रिसोर्स का डिफिनेशन एंड हेयर आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहले देखिए, अगर आपका बुक में इन सारे टाइप्स को इन डिटेल दिया हुआ है तो पहले इन डिटेल पढ़ने के लिए होता था, लेकिन अगर अभी का करंट में अगर बुक परचेज करते हो, अगर 25-26 का अगर बुक परचेज करते हो, तब नए वाले बुक में इसका बस टाइप पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ने के लिए नहीं है। ओके, तो चूँकि इन डिटेल नहीं पढ़ने के लिए है, अगर पढ़ने का मन है तो खुद से पढ़ सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरा मानना है कि जितना पढ़ने के लिए दिया हुआ है उतनी ही चीज़ों पर फोकस किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है ज्योग्राफी बहुत ही लेंदी है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो टू द पॉइंट चीज़ों को जो है से कि समझा जाए और उसको याद किया जाए। आगे बढ़ते हैं। देन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इनटू रिसोर्सेज। क्या प्रोसेस है? किसी भी वस्तु को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करने का क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस दिया गया कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। बोला गया कि इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चीज़ें अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चीज़ें अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है, एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है। अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होगा, किसके किसके बीच? नेचर के बीच, टेक्नोलॉजी के बीच और इंस्टीट्यूशन के बीच। ये जो है इंटरेक्टिव रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है, तो देखिए क्या बोला गया कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर। जो ह्यूमन बींग है, हेयर आर द ह्यूमन बींग जो है वो नेचर के साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करेगा, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर देगा। कोई भी चीज़ को अगर रिसोर्स में अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने का मेथड ये है कि एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच। ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच। ह्यूमन बीइंग जो है नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, और इंस्टीट्यूशन बनाएगा, और फिर उस वस्तु को रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे और बेहतर रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? एक्सेलरेट होगा, आगे बढ़ेगा। ओके, देन एक कॉमन क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछता हूँ बुक में जो दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट कि रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? ठीक है, बोला गया कि क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के द्वारा दिया जाने वाला फ्री गिफ्ट है, फ्री में गिफ्ट मिला है। नेचर ने आपको रिसोर्स फ्री गिफ्ट दिया है, फ्री में गिफ्ट किया है। क्या आपको लगता है? एक नज़र में लगता है कि हाँ भाई, नेचर ने हम लोगों को फ्री में गिफ्ट दिया है, इतने सारे रिसोर्स दिए हैं, चलो भाई इसको जैसे मन करो वैसे यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नो दे आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बट हेयर इट इज सेडेड कि ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्स। ह्यूमन बींग खुद ही जो है वो रिसोर्स का क्या है? एक एसेंशियल कंपोनेंट है।
कैसे? तो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग, मानव क्या करता है कि इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको रिसोर्स में ट्रांसफ़र कर देता है और फिर उसको यूज करता है। जैसे कि अगर बहुत लंबे समय पहले जाइएगा तो हम लोग पेट्रोलियम का यूज नहीं जानते थे, लेकिन क्या पेट्रोलियम इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल था या नहीं था? तो था, डेफिनेटली था। और पहले जाते हैं तो आयरन, लोहा का भी यूज करने के लिए हम लोग नहीं जानते थे। आयरन एज की शुरुआत 1500 बीसी के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट में आयरन था या नहीं था? था। तो यही बात बोला गया कि कोई भी वस्तु जो है रिसोर्स में तभी ट्रांसफ़र होता है जब ह्यूमन बीइंग उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो भी रिसोर्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। कैसे इसेंशियल कंपोनेंट है? क्योंकि वो खुद उस मटेरियल को क्या करता है? रिसोर्स में ट्रांसफ़र करता है और उसको अपने हिसाब से यूज करता है और फिर उसमें चेंजेस लाते जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। लेकिन एक जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये है कि जो रिसोर्स है वो रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और इस चीज़ को सोचते हुए कि क्या भाई रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस है, लेकिन आप पिछले टॉपिक से लिंक करिए चीज़ों को कि हम लोग जो मतलब बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग है वो ये मानते हैं कि रिसोर्सेस आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेस क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर के द्वारा दिया गया एक फ्री गिफ्ट है। और इस चीज़ को मानते हुए वो जो है रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं और जिसके कारण कई सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू विल गेट आफ्टर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? तो द प्रॉब्लम्स यू विल गेट लाइक रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लालची लोग के नीड्स को सेटिस्फाइड करने के कारण रिसोर्स डिप्लीट होने लगते हैं, रिसोर्सेज ख़त्म होने लगता है। क्या भाई रिसोर्स बहुत ज़्यादा था लेकिन रिसोर्स डेवलप्ड हो गए क्योंकि कुछ लालची लोग जो है उस पर क्या कर लिए? कैप्चर कर लिए, है ना? तो रिसोर्स डिप्लेट होने लगेंगे। पेट्रोलियम डिप्लेट हो जाएगा एक समय के बाद, कोल भी डिप्लेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो पहला रिजल्ट ये होगा द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एक रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा तो डैट डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू पार्ट, रिच एंड पुअर। अब कुछ लोग रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो कुछ लोग रिसोर्सफुल हो गए और कुछ लोग रिसोर्स लेस हो गए। तो जिनके पास रिसोर्स है वो रिच कहलाएंगे, जिनके पास रिसोर्स नहीं है वो पुअर कहलाएंगे। तो ओवर यूटिलाइजेशन या रिसोर्स को एक्यूमुलेट करने का रिजल्ट ये हुआ कि सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, देन ओवर यूटिलाइजेशन लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, लाइक ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेट होगा, ओजोन लेयर खत्म होगा और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अरे बोलो ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़े। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिकैप कर लो, फिर से देख लो, फिर यहाँ और आगे बढ़ो। आप प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर एक समस्या का समाधान तो होता ही। तो बोला गया कि an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। अगर रिसोर्स का इक्वल वे में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये इसेंशियल होगा लाइफ के क्वालिटी को सस्टेन करने में और ग्लोबल पीस को सस्टेन करने में। ग्लोबल पीस, विश्व शांति बना हुआ रहेगा, लाइफ की क्वालिटी बना हुआ रहेगा अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल वे में होता है, सभी लोगों के पास रिसोर्स रहेंगे तब। अब इसको अचीव कैसे किया जाएगा? तो दिस विल बी अचीव थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको अचीव करना है
सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करना है, ग्लोबल पीस को अचीव करना है, तो आपको क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट में आपको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिस डेवलपमेंट में आपको इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कह लिया जाए तो डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जो, मान लीजिए कि आप प्रेजेंट में जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है, फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, आप पानी यूज कर रहे हैं, सपोज कि आप पानी यूज कर रहे हो कि चार बाल्टी से पर डे नहा रहे हो, 10 बाल्टी से पर डे नहा रहे हो, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप वाटर का यूज करते जाओगे नहाने के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या कंस्ट्रक्शन में, तो आप बताओ कि जो फ्यूचर नीड्स है, जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है, आगे वाले जनरेशन को क्या वो बिना पानी पिए ही रहेंगे? नहीं ना। तो आपको डेवलपमेंट ऐसा करना है प्रेजेंट में कि वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को जो है उसको बर्बाद नहीं करना है, उसके साथ आपको समझौता नहीं करना है। यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जनरली डिफिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ऐसा डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट में फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। दिस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो ठीक है भाई, अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थ्योरी बन गया कि देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऐसे हम सभी लोगों को रिसोर्सेज को डेवलप करना है। तो क्या थ्योरी बन जाएगा, तो लोग जो है वैसे डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे। अरे कुछ सम्मेलन भी तो होना चाहिए, लोगों को बताना होगा, सभी देश को बताना होगा कि देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस तरह से जो है इकोनॉमी को डेवलप करो, इस तरह से रिसोर्सेज को डेवलप करो, तब जाकर जो है विश्व शांति बना हुआ रहेगा, तब जाकर लाइफ की क्वालिटी बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए एक समिट किया गया, एक सम्मेलन बनाया गया, और ये सम्मेलन कहाँ पर बुलाया गया, रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर बुलाया गया, रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ पर है, ब्राजील में है। इसलिए इस समिट को क्या बोला गया, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। और ये कब हुआ है, 1992 में हुआ है। कब हुआ है, 1992 में समिट हुआ है। और देखिए यहाँ पर बोला गया कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट है। इंटरनेशनल लेवल पर ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट है, समझ रहे ना, जो कि कहाँ पर हुआ है, रियो डी जेनेरियो में हुआ है, 1992 में हुआ है। समिट में एड्रेस किया गया, क्या एड्रेस किया गया, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एड्रेस किया गया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी को डेवलप करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है, इस बात को वहाँ पर बोला गया। वही जो स्पीकर है इस बात को बोल रहा है कि देखिए भाई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए, सोसाइटी को ऐसे डेवलप करिए, इकोनॉमी को ऐसे डेवलप करिए, नहीं तो गया, नहीं तो दुनिया गया तेल लेने, दुनिया गयो खत्म। समझ रहे ना बात को। मीटिंग हो रहा है, किसके लिए मीटिंग हो रहा है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो पहले इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इस चीज़ को बारे में बताइएगा ना कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है, इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। और 100 कंट्रीज़ के लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो डिक्लेरेशन वहाँ पर हुआ, जो उद्घोषणा की गई है, उस पर साइन भी कर दिए, है ना। और जो उद्घोषणा हुआ है किस पर हुआ है, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पर जो डिक्लेरेशन किया गया है, 100 देशों के लीडर्स जो है उस डिक्लेरेशन पर साइन कर दिए, हो गई साइन, मैंने इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके,
दे ऑल्सो अडॉप्टेड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इन्होंने अडॉप्ट किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल होगा और एजेंडा 21। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल ये है कि ये बोला गया है कि हर एक देश को कम से कम जितना भी उसका जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया का 33% जो एरिया होना चाहिए, दैट शुड बी कवर विथ फॉरेस्ट, वो जंगलों से कवर होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी 100 देश, 100 कंट्री के लीडर इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किए कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को हम एडॉप्ट करते हैं। और एजेंडा 21, क्योंकि ये 21st सेंचुरी के लिए ये सारे रणनीति बनाए जा रहे थे, इसलिए इसको बोला गया एजेंडा 21। 21 रूल और रेगुलेशन बनाए गए कि ये रूल और रेगुलेशन सभी देशों को फॉलो करना है। ठीक है, अब एजेंडा 21 क्या है? तो देखिए, इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइन एट द वेयर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए, एक तरह का डिक्लेरेशन है। एजेंडा 21 भी क्या है? एक डिक्लेरेशन है जिस पर साइन किया गया है। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है किस पर? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर, जिसको UNCED कह सकते हो। कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है, जो कि कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। और एजेंडा 21 में 2 प्रिंसिपल्स, 2 मेन सिद्धांत थे। और 2 मेन सिद्धांत क्या है? टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज को से क्या करना है? कॉम्बैट मैंने उससे बचाव करना है। पॉवर्टी को कॉम्बैट करना है, फेस करना है अच्छे से। डिजीज़ को जो है फेस करना है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। क्या भाई? सभी देश, विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देश आपस में मिलजुल कर इन्वायरमेंट डैमेज को क्या करेंगे? कम करेंगे। कॉम्बैट माने इस चैलेंज को फेस करेंगे, पॉवर्टी को फेस करेंगे, डिजीज़ को फेस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। एक तो एजेंडा 21 हुआ जो इस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि 21 रूल और रेगुलेशन बनाए गए। इसके साथ साथ जो देश इस एजेंडा 21 को डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं, उनको भी बोला गया कि आप अपने देश में भी जो है 21 रूल और रेगुलेशन बनाइए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर है। ओके, एजेंडा 21 तक चीज़ें क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वाटर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की टाइप्स क्या है, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस देखते हो कि ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है और ओवर यूटिलाइजेशन का रिजल्ट बहुत बुरा हो रहा है। ये सब इम्पैक्ट हो रहा है। दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। तो क्या तरीका है? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज को। और इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज को, उसको कैसे अचीव कर सकते हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू आप अचीव कर सकते हो। ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये रियो डी जेनेरियो में मीटिंग हुई, वहाँ पर एजेंडा 21 को भी डिसाइड किया गया। ओके, यहाँ तक चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।